हाय गाइस, हर्ष हियर। आज हम इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं। 2 लेक्चर होंगे। पहला कि इन्फ्लेशन होता क्या है। जब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं उसे हम महंगाई भी बोलते हैं, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बचपन में आपने देखा होगा, आप पापा मम्मी के साथ मंडी जाते होगे, किसी मार्केट जाते होगे, टमाटो पटेटो ये सब लेते होगे, 2 रुपये पर केजी मिल जाते थे, 5 रुपये पसेरी, 10 रुपये पसेरी। आज वही टमाटर 50 रुपये पर केजी मिल रहा है, बीच में 300 भी गया था। तो ये चीज़ इन्फ्लेशन है, महंगाई। लोग बोलते हैं महंगाई की मार, तो वो इन्फ्लेशन है। तो लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन है बुरी चीज़ है। नहीं, इन्फ्लेशन बहुत अच्छी चीज़ है कई मायने में, अगर वो लिमिटेड रहे। कैसे? अति हर चीज़ की बुरी होती है, लिमिटेड मायने में बहुत ज़रूरी है और नेसेसरी है। मान लें आपकी नौकरी पे आप जाते हैं, आपको 1 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी है और वो 10 साल तक नहीं बढ़ा, आप काम करोगे, नौकरी करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, आप चेंज करोगे, यहाँ पर सैलरी बढ़ने वाली हो। सेम चीज़ महंगाई से चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं। जब रेट्स बढ़ते हैं उससे लोगों की सैलरी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम समझते हैं। तो जब इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ, मतलब प्राइस चीज़ों की बढ़ गई, तो प्राइस वेंट अप, गुड्स एंड सर्विस की। तो स्पेंडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप बोलोगे स्पेंडिंग कम होगी? नहीं, स्पेंडिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी समझाते हैं आपको मैं। मान लिया आपको कार खरीदनी है और कार आज है 10 लाख रुपए की, ठीक है, या आपको टमाटर खरीदने हैं, आज 100 रुपये के टमाटर है। आपको पता लगे कि एक हफ्ते बाद कुछ आने वाला है, कुछ रीज़न से 20% रेट बढ़ जाएगा, मतलब महंगा हो गया, राइट। 20%। कार के केस में 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 10 लाख की 12 लाख। टमाटर के केस में 100 रुपये की जगह 120 हो गए। आप सोचोगे मैं अभी खरीद लेता हूँ। तो पीपल इन्फ्लेशन देखते हो कि बाद में चीज़ें महंगी हो जाएंगी और 100 रुपये में कम चीज़ें खरीद पाएंगे या 10 लाख में कम चीज़ें खरीद पाएंगे। लोग स्पेंड जल्दी करते हैं, पहले स्पेंड। तो स्पेंडिंग इसलिए बढ़ती है। तो स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? बूम होगा। क्यों? लोग, पता है कि लोगों की डिमांड आ रही है, नई कार, नया फर्नीचर, नया एसी, नया रेफ्रिजरेटर, नया टीवी, नया मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी होगी, लोगों को एम्प्लॉय करना होगा, नए नए लोग लाने होंगे। जब नए लोग आएंगे तो उनके मल्टीपल लोग बुलाना चाह रहे हैं, तो आपको टैलेंट को लेने के लिए भी या वर्कर को लेने भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो वेज ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आपको लोग ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हर कोई ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्थ बर्डन कम होगा ज़्यादा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट बर्डन कम होगा। बोलो कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने लिया 50 लाख का लोन, ठीक है, 50 लाख का आपने लोन लिया। तो ये मान लो कि 50 लाख एक बक्से में पैसे रखे हुए हैं, तो आपका लोन हो गया, ठीक है। अब आपकी सैलरी आज है कितनी? 1 लाख रुपये पर मंथ। 1 लाख मान लो, 2 लाख, जो भी आपको मानना है मान लो। तो आज के टाइम में आपको 50 लाख, 50 1 लाख के नोट लग रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को हम ऑलमोस्ट फिक्स मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर रहे हैं। क्या 10 साल बाद भी सैलरी 1 लाख होगी? नहीं, आई थिंक वो होगी 2-2.5 लाख से ऊपर, राइट। 2 लाख होगी मान लीजिए, सरकारी में नहीं होती तो 2 लाख होती है। तो आप सोचिए, पहले 1 लाख के आपको 50 डब्बे देने थे, अब 2 लाख आपको मिल गए तो कितने? 25 डब्बे देने हैं। तो आपकी सैलरी बढ़ गई, बट ये अमाउंट ऑलमोस्ट फिक्स रहा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट का चेंज आया, बाकी अमाउंट तो फिक्स रहा बस। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती आएगी, आपकी सैलरी बढ़ती आएगी, आपको अमाउंट बहुत मिनिस्क्यूल लगेगा आपकी, मतलब आप एक टाइम आपको आपकी सैलरी हो सकता है 5 लाख पर मंथ हो जाए, तब तक बोलोगे मैं हाल चुका देता हूँ। तो दैट्स वाई डेप्थ बर्डन रिड्यूस होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, सो आपको डेप्थ बर्डन कम होगा। और ये रीज़न गवर्नमेंट बहुत अच्छा पसंद करते हैं इन्फ्लेशन को। मान लिया किसी गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन का इन्फ्लेशन ले लिया, मतलब लोन ले लिया है, ठीक है। उन पर पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट का तो फंडा है ही नहीं, उन पर सिर्फ करेंसी और फॉरेक्स वाला इशू है। तो उन्हें पता है आज से 20-30 साल बाद ये $1 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई गवर्नमेंट बोरोस, जो हम बोलते हैं फ्यूचर पर लोड कर रहे हैं, लोड नहीं कर रहे, उसके पीछे एक लॉजिक भी है। अब आते हैं अगला। जब डेब्ट बर्डन और ये सब चीज़ें हो गई तो सेंट्रल बैंक को भी काम करना, भाई ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो हाइपर इन्फ्लेशन की नौबत आ सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 का वन ऑफ द मेन रीजन वॉज हाइपर इन्फ्लेशन, जो हिटलर का राइज हुआ था। क्यों? करेंसी इतनी डिवैल्यूट हो गई थी, हर चीज़ इतनी महंगी हुई, लोग करेंसी जलाने लगे थे गर्मी के लिए, ठीक है, सामान मतलब कुछ मिलता ही था। वेनेजुला में रिसेंटली जस्ट कुछ साल पहले, आप सोचिए, मिलियन ऑफ डॉलर रुपीज़ मतलब उनकी वेनेजुला की करेंसी थी, उसमें से चिकन मिल पा रहा था। ये हालत हो गई थी वेनेजुला में, लोग उसकी करेंसी के मतलब मैट बना रहे थे, ये हालत हो गई थी, कोई वैल्यू नहीं थी करेंसी की। तो ये कंडीशन आ गई थी, ये हाइपर इन्फ्लेशन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट को इसे रोकना होता है कि ये कभी कंडीशन ना पहुंच जाए। तो सेंट्रल बैंक को देखना है कि इन्फ्लेशन एक मॉडरेट अमाउंट में रहे, बहुत आगे ना जाए। अगला, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट रूल है, डिफ्लेशन अवॉइड करता है। डिफ्लेशन क्या? इकोनॉमी श्रिंक होने लगी, मान लो इन्फ्लेशन नहीं है, लोग बोलेंगे यार आज भी मेरे को 50 रुपये मिल रहे हैं वर्कर, 10 दिन बाद भी 50 मिलेंगे, 1 साल बाद 50 मिलेंगे, 10 साल बाद 50 मिलेंगे, मैं काम क्यों करूँ? तो प्रोडक्शन फॉल होने लगता है। लोग सोचते हैं चलो आज स्पेंडिंग नहीं करते हैं, कार हम 5 साल बाद ले लेंगे, तो लोग स्पेंडिंग भी डिफर कर देंगे, तो सर पूरी इकोनॉमी डाउन जाने लगी। डिफ्लेशन मतलब पूरा गुब्बारा आपका श्रिंक होने लगा, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक होने लगी। दैट इज मच वर्स दैन इन्फ्लेशन। तब इकोनॉमी को स्टार्ट करना पड़ता है। ये जब रिसेशन हुआ था, डिप्रेशन हुए थे, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1928 1929 में, उस टाइम चीज़ें हुई थी। तब जब डिफ्लेशन का इशू आता है तो आपको क्या, सप्लाई एंड डिमांड मैनेज करनी है, तो डिफ्लेशन ना हो। तो सेंट्रल बैंक ये सब चीज़ें, तो हम सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लेशन का मैनेज करते हैं कि मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों की चीज़ें ज़्यादा डिमांड आ रही है, चीज़ों की ज़्यादा खरीदारी हो रही है, तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है।
मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें आपको क्या होगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। लोग पता है यार आज 10 लाख की कार थी 1 महीने पहले और मान लो एकदम से 15 लाख या 20 लाख की हो गई, बोले भाई हम ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम अभी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंट, हमें नहीं पता हेल्थ केयर महंगा हो गया, बाकी सब चीज़ महंगी हो गई, तो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करते हैं। हम मोबाइल फ़ोन नहीं ले रहे, हम टीवी नहीं ले रहे, नया फ्रिज नहीं ले रहे, नई बाइक नहीं ले रहे, नई कार नहीं ले रहे, तो वो स्पेंडिंग एक पॉइंट के बाद कम होने लगेगी। तो एक पॉइंट के बाद ये अगर टू मच तो स्पेंडिंग गोज डाउन तो क्या होगा, डिफ्लेशन वाली कंडीशन आएगी। क्यों, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं तो आपके पास इन्वेंट्री खराब होने लगेगी, सारी चीज़ें खराब होने लगेंगी, आप वर्कर को सैलरी नहीं दे पाओगे, ऑल दोस इश्यूज एंड इकोनॉमिक डाउन स्पाइरल में जाने लगेगी। तो ये इन्फ्लेशन के बेसिक पॉइंट्स हो गए। अगला समझते हैं इन्फ्लेशन से फ़ायदा क्या होता है। ये डेप्रिशिएशन कंपनसेट करता है। डेप्रिशिएशन क्या मतलब, आपकी वैल्यू चीज़ों की कम होने लगती है। मान लिया आपने एक कूलर लिया, सपोज आपने लिया ये कूलर एसी लिया आपने सपोज 25,000 का, ठीक है। आज आप देखिए आपको अगर रीसेल करना हो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट कई बार मिल जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेट तो मान लो 25,000 का जो था 10 साल हो सकता है 1 लाख के एसी मिल रहा हो, तो लोग सोचते हैं कि ठीक है 15-20 हज़ार में ये मिल जा रहा है, वैल्यू अच्छी है। तो डेप्रिशिएशन का इम्पैक्ट को कंपनसेट कर देता है। परचेजिंग पावर कम करता है। देखिए ये सब तो ठीक है, पर जो लोग पेंशन पे जी रहे, मान लीजिए आपकी नानी माँ ने गुल्लक में 100 के 500 नोट रख दिए, मान लो, ठीक है, कि मैं 10 साल बाद यूज़ करूँगी, बट क्या जो 100 रुपये उस टाइम खरीदते थे चीज़ें वो खरीद पाएंगे, नहीं। जो रिटायरमेंट पे लोग हैं जिन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो उतने अमाउंट में कम चीज़ें खरीद पाएंगे, इसलिए महंगाई उन्हें बहुत गंदी मार करती है। या जो लोग डेली वेज लेबर्स होते हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल पाती है, फिक्स नहीं है, कुछ भी नुकसान करता है। एक और कॉन्सेप्ट है रियल और नॉमिनल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है, जो आपने 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, जो 500 वैल्यू सिर्फ छपी है, दैट नंबर दैट्स अ नॉमिनल वैल्यू। तो 500 रुपये का आज मेरे को 1 किलो टमाटर ले रहा है, क्या 10 साल बाद लेगा, नहीं लेगा। तो 10 साल बाद 500 जो है ना, नॉमिनल वैल्यू 500 रहेगी, लेकिन उसकी असली वैल्यू हो सकता है शायद सिर्फ 400 हो, तो रियल वैल्यू उस टाइम 400 हो जाएगी और नॉमिनल वैल्यू तब भी नोट पर छपा हुआ 500 ही रहेगा। जैसे 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, आपको याद है 5 का नोट, आज भी वो नोट कई लोग मिल जाएंगे, वैल्यू है कुछ, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा उनमें, ठीक है, वो कॉइन्स में कुछ मिलता ही नहीं है, तो उनकी रियल वैल्यू आज कुछ भी नहीं बची है। आपके लिए क्वेश्चन, गवर्नमेंट को मॉडरेट इन्फ्लेशन क्यों पसंद है, एक जवाब तो हमने दे दिया, बाकी आप बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में इन्फ्लेशन शेयर मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है, किन स्टॉक्स किन सेक्टर में हमें इन्फ्लेशन के टाइम लगाना चाहिए जब इन्फ्लेशन बढ़े, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।